हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, जो चैप्टर हर बच्चे को बोरिंग लगता है। आज उस चैप्टर को मात्र 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करा देंगे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो ये मत सोचना कि यार ये तो हमें ऑलरेडी पता है तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। भाई ये आपको अज्यूम करना है कि आपको मैथ्स का एम भी नहीं पता है, ना आपको ज्योमेट्री का जी पता है, ना ही आपको सरफेस का एस पता है, ना ही आपको सॉलिड का एस पता है। कुछ नहीं पता आपको, ना वॉल्यूम पता है, ना एरिया पता है, कुछ नहीं जानते। ये सोच के चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि जब ये इन्वेंशन हुए थे तो किसी को इसके बारे में नहीं पता था, है ना। क्या होता था कि भाई जैसे मान लीजिए किसी के फादर हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनको जमीन है, उस जमीन को 2 जनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरीके से करते होंगे, क्या चीजें यूज करते होंगे, क्या प्रिकॉशंस लेते होंगे, किस तरीके से वो डिवाइड करते होंगे, सारी चीजें वहां से डेवलप होते 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 आज हमारी जो मैथमेटिक्स की बुक्स है उसमें बहुत सारी चीजें आ गई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और 15 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। तो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में कि यार ये जो वर्ड है ना, जो ये वर्ड है जियो, ये आया कैसे, ये ज्योमेट्री जो वर्ड है आया कैसे। तो यार ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो आप, अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, सॉइल के बारे में, है ना, यही पढ़ते हो। तो जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्री या मेट्रो मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम यहां पर लैंड के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, हम यहां पर लैंड के मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग लैंड। ये वर्ड याद रखना, नीड ऑफ मेजरिंग लैंड एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म इन एवरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। जो पुराने जमाने के लोग थे अलग अलग तरीके से इनको पढ़ते रहे। चलिए आगे बात करते हैं। यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियोम और पोस्टुलेट, भाई ये सारी चीजें इन्होंने दी और इसके साथ साथ कुछ चीजें बताई कि यार जो सॉलिड होते हैं उनका शेप होता है, आपने देखा शेप होता है ना, साइज होता है, पोजीशन होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दिखाया रिमोट, तो ये रिमोट जो है एक सरफेस भी इसके पास सॉलिड है, इसके बाद एक स्पेस है, अगर मैंने हाथ में रखा तो ऐसे इसमें पोजीशन भी ले रखी है, कुछ साइज भी है, तो ये सारी चीजें इनके पास है ना। वैसे ही इनके पास बाउंड्रीज होती है जिनको हम सरफेस कहते हैं, है ना। जैसे कि ये बाउंड्री, ये सरफेस है। बाउंड्री मतलब इसको और एयर को बीच में से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ स्पेस फ्रॉम अनदर एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस। तो ये जो एयर और इसकी जो सॉलिडनेस है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों को। लेकिन इसके बीच में कोई लेयर है क्या, नहीं, कोई ऐसे लेयर थोड़ी ना बनाई है, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व और स्ट्रेट। जैसे कि ये देख सकते हो बाउंड्री एक कर्व भी हो सकती है, जैसे ये स्ट्रेट है और ये कर्व है यहाँ पर, तो कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। दीज लाइंस एंड इन अ पॉइंट, तो ये लाइंस होती है ये पॉइंट पे जाके एंड करती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूक्लिड डेफिनेशन। डेफिनेशन दी कुछ यूक्लिड ने। सबसे पहले बताया पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, किसी जिसके पास कोई पार्ट नहीं है। जैसे ये मैंने डॉट कर दिया, ठीक है। आज की डेट में क्या बोलते हैं, अ सर्कल विद रेडियस 0, उसको भी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट। तो ये लाइन मान लीजिए, जैसे ये लाइन है ना, ये ब्रेडथलेस है ना, इसके पास कोई ब्रेडथ नहीं है लेकिन लेंथ है, और ये एंड कहां पे करेगी, पॉइंट से एंड करेगी, ठीक है। सरफेस, सरफेस क्या होती है, जैसे ये इसकी लेंथ भी है और ब्रेडथ भी है, ऐसी चीज जिसकी लेंथ भी और ब्रेडथ भी है उसको कहते हैं सरफेस। एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, सबको पता है। एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन। जैसे ये सरफेस है ना, अगर मान लीजिए मैं इस फोन की बात करता हूं तो ये एजेस जो देख रहे हैं आप, ये सरफेस, ये एक लाइन दिख रही है आपको, है ना, देखो ये डॉट, ये लाइन दिख रहा है येलो कलर, ये क्रीम कलर का, देखो ग्रे कलर का, सॉरी, है ना, ये लाइन है, ये लाइन है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो भी एजेस ऑफ सरफेस होती है वो लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट इटसेल्फ, इवनली लाई करेगी, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं प्लेन सरफेस क्या है। प्लेन सरफेस क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं बोर्ड प्लेन है ना, द प्लेन सरफेस द सरफेस विच इज इवनली लाई विद द स्ट्रेट लाइन। अब इस पे आप लाइन बनाओगे, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी हर चीज की, है ना। फॉर एग्जांपल द टिप ऑफ द फाइन पेंसिल या पेन और द टिप ऑफ द नीडल रिप्रेजेंट अ पॉइंट। नीडल मतलब जो पिन होती है, ठीक है। अ थ्रेड होल्ड टाइटली विद 2 एंड्स, धागे को ऐसे टाइट पकड़ लो तो वो एक लाइन बना देगा, ठीक है। द टॉप ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट अ प्लेन। जैसे कि अगर मैं ये बोर्ड की बात करूं, आप जिस टेबल पे किताब रख के बैठे हो अभी, या पेन रख के बैठे हो, या मोबाइल रख के बैठे हो, ये क्या है, ये एक प्लेन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्सियोम। इन्होंने एक एक्सियोम दिया। एक्सियोम क्या होते हैं सर,
एक्सियोम होते क्या है? सबसे पहली बात, एक्सियोम एक विदाउट प्रूफ, है ना, ऐसे अजम्पशंस हैं जो बिना प्रूफ के वैलिड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि सूरज जो है जहां से उगना वहीं से उगेगा। मान लो मेरा सूरज इधर से उगता है तो हमेशा इधर से उगेगा, ये नहीं कि इधर से उग जाए। ऐसा तो नहीं होता ना, सबके घर में ऐसा ही ना कि भाई सूरज एक ही डायरेक्शन से उगता है, अलग अलग से तो उगता नहीं है ना। तो एक्सियोम आर द अजम्पशन विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, और इनको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट आर द अजम्पशन विच आर स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। ये और ये सेम है, लेकिन ये जो है पोस्टुलेट ये ज्योमेट्री से लिंक करते हैं, ना कि किसी और चीज से। ठीक है, आगे बात करते हैं यूक्लिड एक्सियोम्स की। यूक्लिड एक्सियोम में कुछ एक्सियोम दिए उन्होंने जो सारी चीजें बताते हैं। अब बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपसे क्या बोला गया, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों एरिया सेम है ना, ये दोनों देख रहे हो आप, अलग अलग दिख रहे होंगे आपको। अब इसके बराबर का कोई एरिया यहां बनाता हूं, मान लीजिए मैंने एक और एरिया बनाया इसी के बराबर का, मान लीजिए, तो यार ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अब मान लो मैंने कहा ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा एंगल 5 या एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर एंगल ए जो है वो भी बी के बराबर ही होगा कि नहीं होगा? आपने ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ी हुई है। तो ये बता रहा है कि जो भी थिंग किसी इक्वल है और उसके इक्वल कोई चीज आती है तो वो आपस में सब बराबर होंगे। ठीक है, चलिए, द इक्वल आर एडेड टू इक्वल, द होल आर इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 है, आपकी दीदी के पास 4 है ना, तो मैंने कहा इसमें 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, तो आएगा तो क्या 6, दोनों बराबर ही होंगे, है ना। तो ये जमीन के मैटर में बात करते हैं। जैसे जमीन होती है, बोलते हैं कि यार इसकी इतनी जमीन है, मान लीजिए 1 स्क्वायर फीट की जमीन है किसी के पास, उसमें 5 स्क्वायर फीट जोड़ दिया, और किसी और के पास भी 1 स्क्वायर फीट की जमीन थी, उसमें भी 5 जोड़ दिया, दोनों मिला के 6 ही होगा। ठीक है, तो ये जमीन के लिए भी हम बोल सकते हैं। इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। अब किसी की जमीन में से कुछ पार्ट हटा दोगे, है ना, तो अगर उतना ही किसी और के में से भी हटा दिया तो दोनों का बराबर ही बचेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, आपकी सिस्टर के पास भी 100 रुपीज है, और मैंने दोनों से 10 रुपीज ले लिए, तब भी क्या इक्वल ही आएगा? हाँ सर, दोनों के पास 90 रुपए बचेंगे, तो इक्वल ही आएगा रिमाइंडर। द थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये क्या कहना चाहता है? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक बुक है ना, ये मान लीजिए ये एक बुक है, इसका ये पन्ना इसको कोइंसाइड कर रहा है, देखो कर रहा है ना, ये पन्ना इसको कोइंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? मतलब हमने सर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी सर ट्राइंगल्स में, तो ये वही चीज है। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अरे सर ये क्या चीज है? जैसे मान लीजिए आपको हमने दिया पिज्जा, है ना, आपको मैंने पिज्जा लाके दे दिया, इसमें बढ़िया मशरूम सब लगे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे स्लाइस काट दिया, है ना, तो ये स्लाइस काटी, तो अगर आपने ये स्लाइस ली तो क्या ये स्लाइस इस पूरे पिज्जा से बड़ी हो सकती है? नहीं। तो आपने क्या करा? आपने क्या सोचा सर ये जो स्लाइस है ये तो छोटी होगी ना, तो जो बड़ा वाला पार्ट है जिसका कुछ पार्ट निकाल लेते हैं वो हमेशा छोटा होता है, तो होल इज दी ग्रेटर देन दी स्लाइस ऑफ पिज्जा, है ना। चलिए अब बात करते हैं द थिंग विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए मैंने ये लाइन ली 1.5, इसे इसका डबल ये कर दिया CD, फिर मैंने 1.5 का फिर डबल कर दिया ये वाला EF, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? हाँ, इसका 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, तो लेंथ तो दोनों की बराबर ही होनी है। ठीक है, आगे चलो, द थिंग विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे 3 था AB, उसका आप CD किया और उसी का हाफ EF किया, तो CD और EF दोनों बराबर होंगे। चलिए आगे बात करते हैं पोस्टुलेट की। द स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या कहता है पहला पोस्टुलेट कि एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, इस पॉइंट तक बना सकता हूं, इस पॉइंट तक बना सकता हूं, इस पॉइंट तक बना सकता हूं, ऊपर तक बना सकता हूं, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, देखो, है ना। तो ये कहता है पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट कहता है द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मान लो एक लाइन है, ये मैंने टर्मिनेट कर दी, क्या आगे नहीं बढ़ सकती? क्यों नहीं बढ़ सकती सर? लाइन तो आगे बढ़ सकती है, कितनी बढ़ाओ, अपनी मर्जी, हमें पता है ना। ठीक है, द सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मान लो मैंने यहाँ सेंटर ले लिया, इस सेंटर से मैं सर्कल बना सकता हूँ, मैंने सेंटर यहाँ ले लिया, इससे सर्कल बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ,
ये सेंटर में मैं बड़ा सर्कल बना सकता हूं, हाँ बना सकता हूं। तो आप किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का सर्कल आसानी से बना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अब राइट एंगल क्या होता है, जमीन का कोना ऐसा कुछ है, फिर मान लो ये जमीन का कोना ऐसा कुछ है, ये 90 डिग्री है अगर दोनों, तो ये आपस में बराबर होंगे, होंगे ही सही ना, हमने पढ़ा है 90 डिग्री आर इक्वल। फिर पांचवा पोस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, ये सबको याद होना चाहिए भाई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकर आएगा, पक्की बात है, लिख लो, नोट कर लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है ये कह रहा है सर मैंने, अब ये जो डायग्राम बनाया इसको छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। मान लो मैंने पैरेलल लाइन बनाई है ना, ये दो पैरेलल लाइन बनाई, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होगा ना हर जगह, होगा कि नहीं होगा, ठीक है सर। अब आगे बात करते हैं, आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा हुआ है चैप्टर, मैं मान के चल रहा हूं, आपने ये लाइन बनाई, आपने ट्रांसवर्सल बनाया, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसी लाइन को, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो एंगल 180 से ज्यादा होगा क्या, इधर तो एंगल 180 से ज्यादा होगा, पर इधर एंगल 180 से कम होगा। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल मिला के 180 से कम है, मतलब ये जो लाइन अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट करती है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है सर, द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, है ना, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, मेक्स द इंटीरियर एंगल यहां पर और यहां पर, है ना, ऑन द सेम साइड मतलब इधर और उधर, ठीक है, ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन, अगर दोनों को एक साथ लेते हैं और दोनों लेस देन टू राइट एंगल, मतलब 90 मतलब 180 से कम आते हैं, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles। समझ में आया क्या कहा, वही चीज कि लाइंस को अगर आगे मीट कराया जाए तो वो मीट करेगी, कहां मीट करेगी, जहां पर दोनों एंगल का सम 180 से कम आ रहा हो, लेकिन वहां पर टू राइट एंगल लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उस समय 180 नहीं पता होता था ना यार, आज पता है हमें। चलो आगे बात करते हैं, स्टेटमेंट एज अ थ्योरम। प्रपोजिशन और थ्योरम क्या होते हैं, ये एक स्टेटमेंट है विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन, एक्सियोम, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट और बाय डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है ट्राइंगल के सम जो होता है एंगल का वो 180 होता है, आपने कैसे प्रूव किया था, याद है आपको, आपने कैसे प्रूव किया था, आपने कहा था सर एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, यहां पर मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, बोलो एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, तो आपने क्या कहा, एंगल 2 जो है वो एंगल 5 के बराबर था, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर था कि नहीं, तो आपने कहा सर ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा, है ना। तो आपने कैसे बताया कि स्ट्रेट लाइन 180 होता है, पहली चीज, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया, तब जाकर आप प्रूफ कर पाए ना। तो ये जो थ्योरम होती हैं या प्रपोजिशंस होते हैं, इनको प्रूफ करने के लिए, मतलब ये प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्सियोम की जरूरत पड़ेगी, कोई डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, कोई प्रीवियसली प्रूव थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई डिडक्टिव रीजन की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे एग्जांपल ये है, और दूसरा एग्जांपल ये है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, क्लियर। चलो अब बात करते हैं, यूक्लिड ने 465 थ्योरम या प्रपोजिशन दिए। अब 465 कैसे याद रखोगे, अरे दिन में 365 दिन होते हैं ना, मतलब पूरे साल में, तो एक 100 और जोड़ दो उसका, ठीक है। तो 465 प्रपोजिशन दिए हैं जो कि किसी ना किसी एक्सियोम, पोस्टुलेट और डेफिनेशन या फिर कोई ऑलरेडी प्रूव थ्योरम के द्वारा उनको प्रूव किया गया है, ठीक है। व्हेन वी प्रूव थ्योरम देन इट्स बिकम अ जनरल स्टेटमेंट फॉर अदर थ्योरम। मान लीजिए आपने कोई थ्योरम प्रूव करी है ना, वो थ्योरम से आप कोई और भी थ्योरम प्रूव कर सकते हो, तो जो पुरानी थ्योरम थी वो जनरल थ्योरम या जनरल स्टेटमेंट बन जाती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, द थ्योरम एंड द अजम्पशंस आर बोथ स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट है। द डिफरेंस इन दी assumption postulate is accept to be true without any proof, मतलब विदाउट एनी प्रूफ ये assumption जो होते हैं वो माने जा सकते हैं, while the theorem accept to be true only when it has been proved। तो थ्योरम तभी मानी जाएगी जब प्रूफ कर पाओगे, और assumption postulate बिना प्रूफ के वैलिड होते हैं। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, राम एंड रवि हैव सेम वेट, इफ दे each gain weight by 2 kg, how will their new weight compare? For example,
आपका और आपके दोस्त का 40 किलो वजन है, होगा ना 40। तो अगर मान लो आप दोनों ने 2 महीने में 5-5 किलो वजन बढ़ा लिया तो क्या होगा, 45-45, तब भी बराबर है ना। तो कौन सा एग्जाम है, मतलब कौन सी पोस्टुलेट या एग्जाम या थ्योरम क्या लग रहा है आपको ये बताना है। अब आप बोलोगे सर मान लो हमने एक्स वेट मान लिया, दोनों का वेट बढ़ाया तो x+2 हो जाएगा। तो हमको याद आया यूक्लिड की एक्सियोम, कौन सी, सेकंड, व्हेन इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। तो वेट ऑफ राम एंड रवि आर अगेन इक्वल। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं एंगल वाला। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एंगल वाला, वही है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, 3 इक्वल टू 4। क्या रिलेशन है 1 और 2 के बीच में, और कौन सा यूक्लिड एक्सियोम यूज किया गया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप बोलोगे 3 4 बराबर, 1 3 बराबर और 2 3 बराबर। तो यार 3 और 4 तो पहले ही बराबर है, देखो 3 और 4 तो पहले ही बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो आपके पास पहला एक्सियोम कि भाई द थिंग्स व्हिच आर इक्वल थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल। क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे थ्योरम पर। सबसे पहली थ्योरम, मतलब वैसे एक ही थ्योरम पढ़नी है इस बार हमें, है ना, पहले होती थी लेकिन अभी एक ही थ्योरम पढ़नी है और एक ही थ्योरम हमारे एग्जाम में आएगी। जो थ्योरम क्या है, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अच्छा किसी ने अगर मेरा लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर का जो 15 मिनट्स का वो था वो देखा होगा तो कमेंट में आंसर किया होगा शायद, है ना। जिसको आंसर पता होगा, मैंने एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन लास्ट में, अगर वो होमवर्क आपने किया है तो आप यहां पर बता सकते हो। अब ध्यान से सुनना, इसने क्या कहा है, 2 लाइन है सर, है ना, क्या है सर, 2 लाइन है ना, एक लाइन ये है और एक लाइन मान लो ये है। अब अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूं, मान लो मैंने इसको एक्सटेंड किया ऐसे, तो यार ये एक ही पॉइंट पे मीट करेगी ना, या 2-3 पॉइंट पे मीट करेगी। मान लो ये और ये लो, एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, ये और ये लो एक्स वाई जेड एक्सेस, एक्स वाई एक्सेस, एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। और टू डिस्टिंक्ट लाइन एल कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। एक ही पॉइंट कॉमन होगा जो कि दोनों लाइन पर लाई कर सकता है। अगर मान लो पैरेलल कर दे तो एक भी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, कोइंसिडेंट वाला केस अलग है, लेकिन उसको हम यहां पर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तब तक इसके बारे में आया भी नहीं था, तो ये थ्योरम हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हमारी थ्योरम यहीं तक है कि एक ही कॉमन पॉइंट होगा। क्लियर है सबको, पक्का। चलिए तो ये चैप्टर समाप्त, यही थ्योरम लास्ट थी। अब आपको थोड़े से क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी के देख लो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट।